प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं BHU BSc AG के रीजनिंग के 2017 का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो BHU BSc AG का जो पेपर था वह 2017 में 2 बार हुआ था। यानी पहली बार जो एग्जाम हुआ था वह कैंसिल हो गया था और फिर दोबारा री एग्जाम हुआ था। तो 2017 का जो पहले एग्जाम हुआ था उसका पेपर हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। यानी 2017, 2018 और 2019 का पेपर जो है इसके पहले मैंने क्या किया है, रीजनिंग का सॉल्व करा दिया है। अगर आपने अभी तक ये सभी पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा करके क्या कर सकते हैं, ये सभी पेपर जो मैंने आपको सॉल्व कराया है रीजनिंग के वो आप देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर देखने वाले हैं 2017 में जो आपका BHU BSc AG का जो री एग्जाम हुआ था। और री एग्जाम देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी एक पेपर कैंसिल होकर के दोबारा पेपर होता है तो पेपर थोड़ा क्या हो जाता है, उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है, यानी थोड़ा पेपर क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम यहां पर करने वाले हैं BHU BSc में आने वाले मेंटल एजिलिटी के बारे में। ठीक है, मेंटल एजिलिटी यहां से आप देख सकते हैं, इसे हम लोग जो है मेंटल एजिलिटी या बौद्धिक परीक्षण भी कहते हैं। तो आज हम यहां देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और उनको हम जो है किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्रुप के अक्षरों में से उस ग्रुप का चयन करें जो कि दूसरों से क्या है, भिन्न है। यहां पर एक आपको अल्फाबेटिकल क्या दिया गया है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है। इस अल्फाबेटिकल सीरीज में कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से क्या है, मिलते हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो क्या है, डिफरेंट है, वही आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए AB, बीच में क्या आता है आपका C, फिर क्या आता है D, HIJK, यहां पर क्या रहेगा आपका, J रहेगा। ठीक है, तो यहां आया आपका क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका C और ये हो जाएगा आपका, यहां पर क्या आ जाएगा आपका J आ जाएगा, HIJK। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखिए VWXYZ। अब देखिए ये है QRST। कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम 4 ऑप्शन देखें तो आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या है आपका, एक अक्षर का डिफरेंस है, यहां पर भी, लेकिन यहां पर क्या है आपका 2 अक्षर का डिफरेंस है। यानी ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यह जो ऑप्शन है वह क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह जो है इन चारों में क्या है, भिन्न है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर एट क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क पर क्या नंबर आएगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहां पर क्या है, एक न्यूमेरिकल सीरीज दी गई है, यानी एक संख्या श्रेणी दी गई है। इस संख्या श्रेणी में आपको क्या करना है, यहां पर ये बताना है कि यहां पर क्या नंबर आएगा। तो अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में देखिए दो सीरीज एक साथ चल रहे हैं, यानी जो पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा, चौथा और छठा, ये आपको बताना है इसका छठा नंबर क्या आएगा। अब देखिए ये है 10,000 और ये है 9,990। अगर इनके बीच हम क्या करें, 10,000 में से 9,990 माइनस करें तो यहां कितना आएगा, 100। अगर हम -100 कर दें तो 9,990 हो जाएगा। अब देखिए -100 और फिर 9,990 के बाद 9,801, यानी यहां पर कितना माइनस हुआ, 100। तो यहां कितना माइनस हो रहा है, -99, यानी एक और कम हो गया। ऐसे ही अब ये देखिए कितना है, 11,000 और ये कितना है, 10,890, यानी यहां कितना माइनस हो रहा है आपका, -110। ठीक है, तो अगर ये -110 हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर एक माइनस हुआ था, तो इसमें भी एक और हम कम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -109। यानी 10,890 में से, ठीक है, 10,890 में से हम कितना माइनस कर दें, 109।
अगर 109 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 10,781। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,781। अब अगर हम देखें तो 10,781 वो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? तीसरे ऑप्शन में। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, यानी इस सीरीज में कह रहा है कि कुल कितने पद हैं। ठीक है, आपको एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में पूछ रहा है कुल कितने पद हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और पूछे कि उस सीरीज में कुल कितने पद हैं तो हमें देखना होता है कि यह सीरीज कौन सा है। तो पहले अगर देखें तो 201 208 यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 7। यहां भी अंतर कितना है? 7। अगर समान अंतर आ रहा है इसका मतलब ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में कह रहा है कितने पद हैं, यानी n का क्या बताना है? आपको मान बताना है। यानी यहां पर आपको क्या बताना है? n बताना है। और हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में जो tn होता है, tn बराबर क्या होता है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद देखिए यहां से tn बराबर आपको कितना मिलेगा? 369। ए देखिए ए आपका कितना है? 201 जिसे हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, ए पता हो गया, tn पता हो गया, n हमें निकालना है डी आपका सार्वंतर होता है जो कि दोनों पदों के बीच का अंतर होता है और वह अंतर आप यहां से देख सकते हैं कितना है? 7 है। ठीक है, चलिए अब वैल्यू हम यहां से क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो देखिए ए हमारा कितना है? 201, तो यहां पर रख लीजिए 201। tn कितना है? 369। ठीक है, प्लस n आपका देखिए कितना है? n निकालना है हमें, n माइनस 1 कर लीजिए, इंटू डी देखिए कितना है आपका? 7 है। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो 369 माइनस 201 बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, n माइनस 1 या ऐसे ही रहने दीजिए, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है, बाद में कर लेंगे। अब अगर हम 369 में से 201 माइनस कर दे तो ये कितना आ जाएगा? 168। और इसको 7 को इधर कर लीजिए, बटे 7 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब n माइनस 1 बराबर अगर हम देखें डिवाइड कर दीजिए तो अगर 168 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 24 और 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 25। यानी दिए गए सीरीज में टोटल कितने पद हैं आपके? 25 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं आपके? 25 पद हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अगर किसी संख्या के क्यूब रूट से 4 घटाया जाए तो वह 5 आता है, संख्या क्या होगी? अब देखिए क्यूब रूट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए वह संख्या, उस संख्या को मान लीजिए, माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब कह रहा है संख्या के क्यूब रूट। संख्या के क्यूब रूट का मतलब होता है रूट और ये क्यूब रूट। ठीक है, या जिसे हम लोग घनमूल भी कह सकते हैं। तो संख्या के क्यूब रूट में से कितना घटाया जा रहा है? 4। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 5। तो बराबर, इसको इधर ले जाइए तो ये ऐड हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा? 9। अब क्या करने पर? घन करने पर। अब देखिए अगर हम घन करेंगे, ठीक है, तो क्यूब रूट का जो घात होता है, ठीक है, क्यूब रूट का जो घात होता है कितना होता है? 1/3 होता है। यानी इसको एक रूप में और लिख सकते हैं हम, इसे x की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। और पावर हमने घन किया तो इसका मतलब इसका क्यूब कर देंगे और फिर इधर 9 का क्यूब। अब देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो यहां आ जाएगा x और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 729। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा आपका? 729 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी ऑप्शन पहला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है टाइम एंड वर्क से दिया गया है। आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। करा है अगर 5 आदमी एक खेत को काटने में 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन लगाते हैं, तो 15 आदमी उसी खेत को काटने में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कटाई पूरा करेंगे। यानी यहां आपको क्या बताना है, डे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, 2 कंडीशन दिए गए हैं। कितने कंडीशन आपको दिए गए हैं, 2 कंडीशन आपको दिए गए हैं। तो चलिए देखिए, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। 2 कंडीशन हो तो m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, m से क्या हो गया, मैन, डे, आवर, व्यक्ति, दिन और घंटे, बटे काम, w1 मतलब क्या, वर्क, यानी कितना काम है। तो अगर कह रहा है अगर 5 आदमी, तो कहने का मतलब m1 बराबर कितना दिया गया है आपको, 5। ठीक है, एक खेत को यानी वर्क कितना है, w1 बराबर कितना है, 1। एक खेत को काटने में 6 घंटे प्रतिदिन, यानी h1 बराबर कितना दिया गया है, 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन लगाते हैं, यानी d1 बराबर कितना दिया गया है आपको, 20 दिन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो 15 आदमी यानी m2 आपको कितना दिया गया है, 15। ठीक है, उसी खेत को यानी वर्क, यहां पर w2 भी आपका क्या है, वही खेत है, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका, 1। काटने में 8 घंटे यानी h2 बराबर कितना दिया गया है, 8। प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, यानी आपको यहां पर वैल्यू किसकी बतानी है, d2 की। ठीक है, तो सभी वैल्यू हम लोगों ने यहां से पुट कर लिख लिया है। अब इसको हम यहां पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो m1 कितना है, 5, d1 देखिए कितना है, 20, h1 कितना है, 6, और वर्क आपको पता है 1 ही है, तो 1 लिख लीजिए। m2 कितना है, 15, d2 हमें फाइंड करना है, h2 हमें कितना दिया गया है, 8 बटे 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 बटे, इसको इधर भेज दीजिए, 15 अट्ठे कितना होता है, 120 बराबर d2। तो 120 से 120 कट जाएगा, तो d2 बराबर आपको कितना मिलेगा, 5 दिन। ठीक है, यानी जब हम 15 आदमी लगा देंगे और वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो काम कितने दिन में हो जाएगा आपका, 5 दिन में हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 5 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 1 ऑप्शन में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में, 5 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या रहा है, अगर 2 अलग अलग बैंकों का 500 रुपए पर 2 साल के ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, तो उनके ब्याज दर का अंतर, यानी आपको उनके ब्याज दर का अंतर बताना है। करा 2 अलग अलग बैंकों के लिए जिसका मूलधन 500 है और समय, यानी मूलधन और समय क्या है, समान है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमें क्या बताना है, उनके ब्याज दर का अंतर बताना है। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, मूलधन ब्याज बराबर, पहले आप समझ लीजिए ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटा क्या, 100। ठीक है, तो अब देखिए मूलधन और समय क्या है, समान है, लेकिन दर क्या है, अलग अलग। तो मान लेते हैं कि पहले बैंक का दर क्या है, x1, और दूसरे बैंक का दर हम क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन कितना है, 500। पहले बैंक के लिए दर हमने क्या मान रखा है, x1। समय कितना है, 2 साल।
बटे 100, फिर माइनस कर दीजिए दूसरे बैंक का भी मूलधन कितना है, सेम ही है। अब इसका दर हमने कितना मान रखा है, x2, यहां भी समय कितना है 2 बटे कितना 100, और इन दोनों के ब्याज, जो ब्याज का अंतर है वो कितना दिया गया है आपको 2.5, तो 2.50। अब चलिए देखिए, तो 500 इंटू 2/100, ये क्या है आपका कॉमन, यहां बचेगा x1 माइनस यहां क्या बचेगा x2 बराबर 2.50, ठीक है। अब देखिए ये इसको यहां से काट दीजिए, तो 5 दूना कितना बचेगा 10, इधर देख लीजिए, तो x1 माइनस x2 बराबर इधर 2.50, और ये इधर कितना बच गया था 5 दूना 10, तो यहां हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो x1 माइनस x2 बराबर 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25%, यानी उनके जो ब्याज दरों का अंतर आएगा वह डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा 0.25 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 0.25 मिलेगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक हेक्सागन में उसके आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है। तो याद रख लीजिए, हमेशा जब भी किसी समबाहुभुज का क्या पूछा जाए, आंतरिक कोण, समबाहुभुज का, या हम कह सकते हैं समपॉलीगन, समबाहुभुज का आंतरिक कोण, तो इसका फार्मूला आप लिख लीजिए। समबाहुभुज का जो आंतरिक कोण होता है वह होता है 2n-4 इंटू 90, या इसे हम लोग जो है n-2 इंटू 180 भी लिखते हैं। तो कोई भी समबाहुभुज हो, चाहे वो आपका त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, ठीक है, चाहे खष्टभुज हो, चाहे सप्तभुज, अष्टभुज, जो भी हो, अगर आपसे किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण पूछा जाए तो यह फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। n क्या है, n आपकी है भुजाओं की संख्या, तो n बराबर आप लिख लीजिएगा, ये क्या है भुजाओं की संख्या है, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछ रहा है किसका, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन का मतलब उसकी भुजाएं कितनी होंगी 6, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू कितना 90, तो 6 दूनी कितना होगा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा 8 इंटू 90, तो 9 8 कितना आ जाएगा 72, यानी इसका जो आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हो सकता है आपसे यहां पर पूछ रहा है समबाहुभुज का आंतरिक कोण, हो सकता है आपसे पूछे कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, तब आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, समबाहुभुज का, हो सकता है ये आपसे अगली बार पूछा जाए समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। तो याद रखिए, जब समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण हो जाए तो फार्मूला यही रहेगा, बस इसमें क्या होगा 2n-4 इंटू 90 और बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करा द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज, यानी अगले इस सीरीज में अगला नंबर क्या होगा ये आपको क्या करना है बताना है। तो ये भी आपकी संख्या श्रेणी है, यानी न्यूमेरिकल सीरीज है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल सीरीज में भी 2 श्रेणी है, 40, 47, 54, ये एक सीरीज है। दूसरी सीरीज है आपका 60, 53, ये आपको बताना है। अब देखिए अगर हम ये +7 करें तो 47 हो जाएगा, फिर +7 करें तो 54 हो जाएगा। अब देखिए ये 60 है, अगर हम -7 करें तो कितना हो जाएगा 53, और फिर यहां -7 करें तो अगला हमें क्या मिलेगा 46 मिल जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। यानी एक बार इसमें क्या हो रहा है प्लस, एक बार क्या हो रहा है माइनस, यानी अगर 2 संख्याओं के बीच देखें तो +7 फिर -7 फिर +7 फिर -7, ठीक है। तो फिर -7 अगर हम करेंगे तो 53 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 9 में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है क्लियर ना विजिबल हो रहा है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये है आपका 56, ये है आपका 22, ठीक है, ये है आपका 41, ये है आपका 15, ठीक है, और ये है आपका 8, ठीक। ये आपका इस प्रकार ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर ये है, यहां पर देखिए ये क्या है आपका 46 है, ठीक है, नीचे आपका क्या है 9 है, बीच में आपका क्या है 39 है, यहां पर आपका 10 है, और ये क्या है आपका 6 है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये है आपका क्या 34, ये है आपका 14, ठीक है। यहां पर आपको बताना है क्या नंबर आएगा, ये है आपका 11 और ये है आपका 6, ठीक है। यहां पर क्या आएगा यही आपको क्या करना है बताना है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए अगर हम इन दोनों को क्या करें ऐड करें, यानी 56 और 15 को ऐड करें तो कितना आएगा 71 आएगा। इसको भी ऐड करिए 22 और 8 को, तो कितना आएगा 30 आएगा। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। ऐसे इसको देखिए, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 46 और 9 कितना होगा 55, इसको और इसको ऐड करें तो 10 और 6 कितना होता है 16, तो माइनस कर दीजिए 16, तो कितना आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां भी करिए, इसको ऐड करिए 34 और 11, ठीक है, 34 और 11 तो कितना हो जाएगा 45, माइनस कर दीजिए, इसको जोड़िए 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 45 माइनस 20 करेंगे तो आंसर जाकर आपको मिलेगा कितना 25। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका दूसरा आ जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, दोनों तरफ की संख्याओं को जोड़ करके क्या कर दिया गया है, इनको आपस में घटा दिया गया है। यही इसमें क्या लगा है ट्रिक लगी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एज प्रॉब्लम है, आयु संबंधी क्वेश्चन आपको क्या किया गया है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए की उम्र बी से 3 गुनी है, 4 वर्षों पूर्व सी की उम्र ए से 2 गुनी थी, 4 वर्षों के बाद ए की उम्र 31 वर्ष हो जाएगी, बी व सी की क्या बतानी है आपको वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न में हम लोग सबसे मुख्य चीज हमें जहां से आसानी से मिल जाता है कि सबसे पहले आयु हमारी क्या मिल जाएगी। तो देखिए प्रश्न में यह कह रहा है कि 4 वर्षों बाद ए की उम्र 31 वर्ष हो जाएगी। यानी डियर स्टूडेंट ऐसे समझिए जैसे मेरी उम्र अभी 25 है, अगर हम आपसे कहें कि 4 वर्ष बाद कितनी होगी 29 हो जाएगी, ठीक है। अब हम यह कहें कि 4 वर्षों बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, और हम आपको यह बताएं कि 4 साल बाद मेरी उम्र जो है 29 है, तो वर्तमान उम्र क्या होगी, तो आप 25 में से 4 क्या कर देंगे 29 में से 4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक उसी प्रकार आप समझिए कि कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद ए की उम्र 31 हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ए के वर्तमान आयु की, अगर हम बात करें ए के वर्तमान आयु की, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 31 माइनस कितना कर देंगे 4, तो हमें मिल जाएगा कितना 27 वर्ष, ठीक है। यानी ए का आयु हमें पता हो गया। किसका बताना है अभी बी और सी का। अब देखिए क्या कर रहा है, ए की उम्र बी से कितनी है 3 गुनी, यानी अब आपको यहां से हम लोग किसका उम्र बता सकते हैं बी का। तो कह रहा है ए की आयु बराबर बी की आयु, लेकिन कितना गुना है, ए की आयु जो है बी से कितनी गुनी है 3 गुनी, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ए का आयु पता है कितना है 27, तो यहां रख दीजिए 27 और बटे इधर आ जाएगा 3, तो हमें किसकी आयु पता चल जाएगी बी की, ठीक है। यानी ये कौन सी आयु होगी वर्तमान आयु बी की। तो बी की वर्तमान आयु कितनी मिल जाएगी, काट दीजिए, तो बी की वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी कितना 9 वर्ष, ठीक। अभी किसका पता करना है हमें सी का। अब देखिए क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व सी की उम्र, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, तो इसका मतलब अगर हम सी की उम्र मान लीजिए सी है अभी वर्तमान के लिए सी मान ले, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी 4 साल पहले सी माइनस 4, तो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व सी की उम्र ए से 2 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 27, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी
27 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। तो ए की अभी उम्र है 27, 4 साल पहले कितनी रही होगी, 27 माइनस 4, और फिर इसका ये कितना गुना है, 2 गुना, तो गुणा कर दीजिए 2 का। तो c माइनस 4 बराबर 27 में से 4 निकल जाएगा, कितना आएगा 23, 23 गुना कितना हो जाएगा 46। तो c बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 46 प्लस 4, तो c बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। यानी b का जो उम्र आया वह कितना आया 9 वर्ष, ठीक है, और जो c का उम्र आया वो कितना आया 50 वर्ष। तो अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में हमें दिख रहा है 9 और कितना 50, यानी b और c की जो वर्तमान आयु है वह कितना है 9 वर्ष है, और कितना है आपका 50 वर्ष है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो है सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत का क्वेश्चन दिया गया है, जिसे वेन डायग्राम, वेन आरेख के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए कहा क्या रहा है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में फेल हो गए और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। अगर 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यानी यहां पर आपको दिया गया है किसका, फेल हुए छात्रों की डेटा दी गई है, आपको बताना है कि दोनों विषयों में पास कितने छात्र हुए। तो देखिए इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हिंदी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। यानी ये हिंदी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 17% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हैं, तो जो बीच में आता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आता है उसको हम लोग यहां पर कितना पुट करेंगे, 17 पुट करेंगे। अब हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, 52। अब हम आपसे पूछे कि केवल हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, तो 52 में से आप 17 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 52 में से 17 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहां पर आपको कितना मिलेगा 35। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे कि बताइए केवल इंग्लिश में, यह भी पूछा जा सकता है कभी प्रश्न में, केवल इंग्लिश में कितना फेल हुए, तो फिर आप चूंकि 17 इसमें सम्मिलित है 42 में, तो इसमें से 17 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए ये हम फेल हुए डाटा निकाल रहे हैं, तो अगर हम देखें तो कुल दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में कितने फेल हो जाएंगे, सबको ऐड कर लीजिए, 35 प्लस 17 प्लस 25, ठीक है, 35 प्लस 17 प्लस 25, तो टोटल कितना आ जाएगा 77। यानी दोनों विषयों में 77% जो है छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो आपको पता है कि कोई चीज हमेशा कितनी होती है, 100%। इसका मतलब 77% छात्र जो है फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास कितने हुए, दोनों विषयों में पास हुए छात्र। तो जब 77% क्या हो गए, 77% जब आपके फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 100 माइनस कितना कर देंगे 77, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 23%। यानी 23% छात्र क्या हुए, पास हुए। यानी अगर हम देखें तो ये किस ऑप्शन में मिलेगा आपको, तीसरे ऑप्शन में। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, श्रीमान और श्रीमती गोपाल, श्रीमान और श्रीमती गोपाल के पास 3 लड़कियां हैं और हर एक लड़की का एक भाई है, तो कुल मिलाकर परिवार में कितने सदस्य हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि श्रीमान और श्रीमती 2 लोग ये हो गए, ठीक है, 3 लड़कियां उनकी हैं प्लस 3। अब आप ध्यान से समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी 3 सिस्टर है और एक भाई है, 3 सिस्टर और एक भाई है,
तो जो एक भाई होगा वह तीनों का क्या होगा, भाई होगा, तीनों सिस्टर का क्या होगा, भाई होगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर लिखा है हर एक लड़की का एक भाई है, तो भाई तो एक ही है, अब चाहे वह किसी भी लड़की का हो, ठीक है, क्योंकि 3 लड़की और एक भाई, तो इसका मतलब जो लड़का होगा वह उन तीनों का भाई होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम लोग भाई कितना काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। तो 3 2 5 1 6, यानी परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपके, 6 सदस्य हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। तो ये बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि हर एक लड़की का एक भाई है। इसका मतलब आपको पता है कि अगर हम मान लीजिए हमारी 3 सिस्टर हैं, ठीक है, और मैं अकेला हूं, तो जो है मैं अपनी तीनों सिस्टर का क्या कहलाऊंगा, भाई कहलाऊंगा, ठीक है। अब चाहे पर्टिकुलर अलग अलग कहें और चाहे एक ही कहें, तो इसका मतलब मैं तो एक ही हूं ना, इसलिए यहां पर कितना काउंट किया जाएगा, एक काउंट किया जाएगा। तो 3 2 5 1 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो कि 476 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह क्या है। तो देखिए इसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखें तो अब देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें चूंकि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो 10,000 है, सबसे पहले उसी चेक करेंगे। लेकिन आप चूंकि 476 है और इसमें पूरा 0 है, तो पॉसिबल नहीं है कि ये इसका भाग इसमें जाए, ठीक है। तो 476 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब बचता है 10,476 और 10,472। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 10,472। तो पहले हम लोग किसको चेक कर लेते हैं, 10,472 का, ठीक है। अगर हम 10,472 में किससे भाग देते हैं, 476 से, ठीक है। कितने से भाग देंगे, 476 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, ठीक है, और 7 दूनी 14, 1 15, कितना बचा 1, 4 दूना 8, 1 कितना आ जाएगा 9। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5, 14 में से 5 जाएगा 9। फिर देखिए 952 आ गया, यानी 476 दूना 952, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी पूर्ण भाग किसमें जा रहा है, 10,472 में, जो कि सबसे क्या है इसमें छोटी संख्या है। अब 10,400, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है 10,000 के बाद, और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आप जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है उसी के अनुसार आप विकल्प को क्या करिए, चेक करिए और आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है, ठीक है, यानी 3:4:5। यदि उनके वर्गों का योग या जोड़ कितना दिया गया है, 1250 है, तो इन संख्याओं का जोड़ होगा। यानी इससे पहले तो हमें संख्याएं निकालनी पड़ेगी और फिर उनका हमें क्या बताना है, योग। तो मान लीजिए जो संख्याएं हैं वह कितना है, 3x 4x और कितना मान लेते हैं 5x। अब क्या कर रहा है, यदि उनके वर्ग का जोड़ कितना हो 1250, तो उनके वर्ग मतलब सबका वर्ग करिए, तो 3 त्रिका 9x², 4 चौके 16x² प्लस 5 बचे 25x², यानी सभी के वर्गों का जोड़ कितने के बराबर है, 1250 के। चलिए जोड़ लीजिए, तो 16 9 25 25 25 कितना हो जाएगा 50, x² बराबर कितना 1250। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x² बराबर 1250 बटे कितना 50, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, और अगर x है तो रूट में 25, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, x बराबर 5। यानी x हमें पता चल गया कितना हो गया 5, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू कितना करेंगे 5, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी कितनी 15। ऐसे ही 4 इंटू कितना करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है। ऐसे ही 5 इंटू कितना करेंगे 5, तो संख्या आपको कितनी मिल जाएगी 25। अब इन संख्याओं का क्या पूछ रहा है आपसे, जोड़, तो ऐड कर लीजिए, 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है। अगर हम सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 25 15 40 20 60, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। करा एक वृत्त की त्रिज्या को 6% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, करा एक वृत्त है। अब देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी त्रिज्या में कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 6%। तो देखिए जब भी कोई वृद्धि की जाती है तो उसको हम ब्याज के तरीके क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो ये वृत्त का हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पहले नॉर्मली। अब अगर हम निकाले नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त के क्षेत्रफल में पाई तो रहेगा, बस त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है, 6%। तो 1 + 6/100 का होल स्क्वायर इनटू क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल आप यहां से निकाल लीजिए। चलिए, तो पाई ये देखिए 100 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 106/100 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें मिल गया नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये मिल गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि में हमेशा क्या होता है, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना है, पाई 106/100 का स्क्वायर माइनस पुराना क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर बटे पुराना क्षेत्रफल इंटू कितना, 100। ठीक है, तो पाई अभी ना काट गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, चलिए 106 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अगर हम 106 का क्या करें, स्क्वायर करें तो ये जाकर आएगा 11236। ठीक है, यानी 11,206 आएगा। तो 11,236 बटे इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10000 माइनस, अब देखिए कितना बचेगा आपका, ये पूरा निकल गया तो बचेगा -1 और बटे पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, 100। ठीक है, तो देखिए ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो ये अब देखिए ये हो जाएगा 11236 माइनस, ये देखिए इधर जाएगा तो 10,000 माइनस हो जाएगा बटे 10,000 इंटू 100। ठीक है, इसे डिवाइड कर दीजिए तो 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 1236 और बटे कितना, 100, भाग दे दीजिए 1236 में तो ये 12 दशमलव कितना आ जाएगा, 36%। कहने का मतलब ये है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 12.36% की वृद्धि हो जाएगी। यह क्या हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, एक आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। चलिए, तो हम इसको हटा देते हैं यहां से। इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए। देखिए जब भी जितना परसेंट बढ़ाया जाए तो हमेशा इसको ऐसे 100 से जोड़ लीजिए। ठीक है, जब भी जितना बढ़ाया जाए तो अच्छा बढ़ाया जा रहा है तो 100 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11236 आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने के बाद आपको पता है नीचे 100, जितना ये संख्या है उतने में, अब देखिए जैसे यहां पर 1 है तो इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 माइनस कर दीजिए, 1 1 2 3 4। ठीक है, और बटे 100। तो अब अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो 1236 और बटे कितना आ गया, 100, तब भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 12.36%। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं, ये वृत्त और वर्ग के केस में क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे वर्ग कर दीजिए 106 और बटे, ठीक है
ये आप कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक हॉल है, वह 15 मीटर लंबा और 12 मीटर क्या है, चौड़ा है। अगर फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग क्या है, योग यानी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हॉल का आयतन। ठीक है, हॉल का क्या बताना है आपको, आयतन बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे मुख्य चीज यहां पर हमें हॉल की ऊंचाई नहीं पता है कि हॉल की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले हमें यहां पता करना पड़ेगा कि हॉल की ऊंचाई क्या है, तभी हम लोग आयतन निकाल पाएंगे। तो जैसे मतलब प्यारे बच्चों आप समझिए कि ये मान लीजिए आपका एक हॉल है, तो इस हॉल में जो ऊपर, ठीक है, ऊपरी फर्श है और जो इसका निचला फर्श है, ठीक है, यानी ये मान लीजिए 15 है और ये मान लीजिए आपका कितना है, 12 है, ये भी 15 है, ये भी 12 है। ये आपको दिया गया है कि 15 मीटर है और 12 मीटर है। तो कह रहा है अगर फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो। ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई कितना है, इसको मान लीजिए ऊंचाई कितना है, यच है। ठीक है, ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। तो अगर फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका 2b + l इंटू क्या, h। तो अब कहा यह रहा है कि जो 2b + l इंटू h है वह दोनों फर्शों के क्षेत्रफल यानी ऊपर और नीचे। तो ऊपर देखिए 15 × 12, नीचे भी कितना, 15 × 12। तो यानी ये हो जाएगा 15 × 12 प्लस 15 × कितना, 12। ठीक है, तो 2b + l, b + l हमें पता है 15 + 12 इंटू h निकालना है। 15 12 कितना होता है, 180 प्लस 180। ठीक है, तो 2 इंटू 15 12 कितना हो जाएगा, 27 इंटू h बराबर 180 180 कितना हो जाएगा, 360। तो h बराबर 360 बटे 2 इंटू कितना, 27। चलिए काट दीजिए, 9 3 कितना होता है, 27, 9 4 कितना होता है, 36, और इसे काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 20। यानी h बराबर हमें मिल गया कितना, 20/3। यानी इसका जो हमें वैल्यू मिल गया, यानी जो इसकी जो हमारा हाल था, हाल की हमें ऊंचाई पता चल गई, कितनी आ गई, 20/3। अब देखिए हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है और ऊंचाई भी हमें पता हो गया, कितना है, 20/3। अब हमसे कह रहा है कि हाल का आयतन। तो हाल का आयतन आप जानते हैं, अगर हम वॉल्यूम निकाले या इसका आयतन निकाले तो आप जानते हैं LBH होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 15 × 12 इंटू h हम लोगों ने निकाला 20/3। ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है, 15 चौका 60 दूना 120, यानी ये कितना आ जाएगा, 1200 घन मीटर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, आपका तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। कहा क्या रहा है, एक नाव चलाने वाला पानी की धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है और 10 मिनट में पानी की धारा के साथ 1 किलोमीटर जाता है। अगर पानी स्थिर रहता है तो नाव की 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए ये जो है नाव और धारा का क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम धारा की तरफ जाएंगे तो नाव की स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो नाव की स्पीड क्या होगी, कम। अब आपसे पूछ रहा है कि कह ये रहा है, तो अब हम लोगों ने देखिए पढ़ा है कि जो है चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर होता है
दूरी बटे क्या, समय, ये होता है। तो हमें यहां दो चाल निकालना है, एक तो धारा के दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। तो अगर हम ये निकालें कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में, तो देखिए पानी की धारा के साथ 1 किलोमीटर कितना जाता है, 1 किलोमीटर। समय कितना लेता है, 10 मिनट। अब देखिए 10 को अगर हम 10 मिनट को किस में चेंज करें, घंटे में, तो आपको पता है 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। अब 10 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो इसका मतलब हम इसमें 60 से क्या कर दें, भाग दे दें, तो ये आ जाएगा कितना, 1/6 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर, समय कितना लगा, 1/6। ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी यहां हमें मिल गया 6 किमी/आवर। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में हो गई नाव की चाल, धारा की दिशा में। अब अगर हम निकालें धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में अगर हम नाव की चाल निकालें तो अब देखिए विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 2 किलोमीटर, समय कितना, 1 घंटे, तो चाल कितनी हो जाएगी, 2 किमी/आवर। ठीक है, अब अगर हम ये निकालें नाव की स्थिर जल में चाल, तो देखिए नाव की अगर स्थिर जल में चाल निकालें तो जो धारा की दिशा में है और जो धारा के विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, यानी 6 + 2/2, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 किमी/आवर। तो शांत जल में हमें नाव की चाल मिल गई, और शांत जल में कह रहा है 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में हमें डिस्टेंस भी पता है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं, शांत जल में 5 किमी जाने में लगा समय। तो अब देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, चाल कितनी है, 4, तो 5/4 घंटे। अब अगर हम इसको क्या करें, अगर डिवाइड कर दें 4 से तो कितनी बार जाएगा, 1 सही 1/4 घंटे। इसका मतलब 1 घंटे। अब 1/4 को अगर हम मिनट में बदलें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 × 60, तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट। इसका मतलब 1 सही 1/4 घंटे को हम लिख सकते हैं 1 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्थिर जल में जो है नाव को 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे 15 मिनट। तो 1 घंटे 15 मिनट अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तीसरे ऑप्शन में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, कुछ रुपए ABC में बांटने हैं। A को 3/16, B को 1/4 हिस्सा पूरे का मिलता है। अगर C को 81 रुपए मिलते हैं तो B को कितना मिलता है। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं कि पूरा हिस्सा कितना है, हमारा x है। ठीक है, अब पूरे हिस्से में A को कितना मिलता है, 3/16। इसका मतलब A का हिस्सा हो जाएगा 3x बटे कितना, 16। B का कितना है, 1/4, यानी x/4 हो जाएगा। और C का दे रहा है कितना, 81 रुपए। और तीनों को मिलाकर हमारा जो टोटल धन है वो कितना है, x है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3x/16 प्लस x/4 प्लस 81 बराबर कितना कर देंगे, x। ठीक है, चलिए तो 3x/16 प्लस x/4, इसको इधर कर लीजिए, -x बराबर -81। ठीक है, अब अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, इधर देख लीजिए, अगर हम इसका एलसीएम लें
ये बटे 1 कर लीजिए तो 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, तो माइनस 16x बराबर कितना -81। ठीक है, तो 4 3 कितना हो गया, 4 3 7, 7x माइनस 16x बटे 16 बराबर 81। अब देखिए 7 में से 16 जाएगा कितना आएगा -9x बटे 16 बराबर -81। ठीक है, ये -81 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा 81। तो x बराबर 16 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू कितना 9, तो 16 9 कितना होता है 144। ठीक है, यानी अब आपसे पूछ क्या रहा है कि b को कितना मिलता है। हमें टोटल धन तो पता चल गया कितना है 144, और b को कितना मिलता है x/4। तो इसका मतलब 144 बट्टे कितना कर देंगे 4 कर देंगे, भाग दे दीजिए, 4 3 12, 4 6 24, तो कितना आ जाएगा आपका 36 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 36 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तीसरे ऑप्शन में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि यहां पर क्या संख्या आएगी। ठीक है, तो आप देखिए इसका इधर से रिलेशन है, ठीक है, इसका इधर से रिलेशन है, इसका मतलब इसका किधर होगा इधर से रिलेशन होगा। तो अगर हम देखें तो 8 है, तो अगर 8 का क्यूब करें तो कितना होता है 8 का क्यूब -8, तो ये आपको मिलेगा कितना 504। ऐसे ही 12 का क्यूब -12, तो आपको कितना मिलेगा 1716 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 1716। ठीक है, ऐसे ही अब ये कितना है आपका 9, तो 9 का क्यूब माइनस कितना करेंगे 9, तो 729 होता है 9 और फिर -9, तो आंसर जाकर मिलेगा आपको कितना 720। तो 720 अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको पहले ऑप्शन में। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, एक स्क्वायर की भुजा को यानी एक वर्ग की भुजा को उसकी असली लंबाई का क्या कर दिया जाता है आधा कर दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। आप ध्यान से समझिए, इसको हम लोग डायरेक्टली समझ करके भी कर सकते हैं कि एक वर्ग है, ठीक है, ये आपका क्या है एक वर्ग है, थोड़ा क्लियर नहीं बना है, चलिए क्लियर बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है एक वर्ग है, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये हमें कितना परसेंट है 100%। अब इसकी जो है लंबाई को हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले 100% था तो अब कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, या आप हमने जो पहले वाला तरीका बताया था उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने वृत्त में बताया था। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जब 100% था अब हमने उसकी लंबाई आधा कर दी तो चौड़ाई भी आधा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो पहले क्षेत्रफल 100% था तो अब क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है चेक करना है आपको, यदि कह रहा है गुणा के स्थान पर माइनस, ये आपको चिन्ह दिए गए हैं जिनको चेंज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या हो सकता है सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन देखिए चेक करने के लिए सबसे पहले इनको आप यही नोट कर लीजिए 15 5 फिर 5 20 और फिर कितना है 10। चलिए देखिए यहां माइनस है तो माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस के स्थान पर गुणा, तो यहां गुणा कर लीजिए। यहां देखिए क्या है भाग है तो भाग के स्थान पर क्या है प्लस, गुणा गुणा के स्थान पर क्या है माइनस, माइनस कर लीजिए, और प्लस के स्थान पर क्या है प्लस के स्थान पर भाग। चलिए अब आपको लाना कितना है 6 लाना है इसको सॉल्व करके। चलिए देखिए आता है 15 से 75, ठीक है, प्लस 5
अब सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 2, 75 और 5 कितना हो गया 80 और -2 तो कितना आ गया 78, यानी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 8, 10, 3, 5, 6 बराबर कितना लाना है 8। चलिए देखिए भाग को क्या लिख सकते हैं, भाग के स्थान पर प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। माइनस के स्थान पर देखिए क्या लिख रहे हैं, गुणा कर लीजिए। प्लस के स्थान पर देखिए क्या लिख रहे हैं, प्लस के स्थान पर भाग, तो भाग कर लीजिए। फिर गुणा के स्थान पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, गुणा के स्थान पर माइनस, तो यहां माइनस कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, 8 + 10 × 3 और डिवाइड है तो नीचे चला जाएगा बटे 5 -6, इसको काट दीजिए। 5 दूना क्या हो गया 10, तो 8 + 6 - 6 तो ये 0 हो गया, यानी बराबर कितना आ गया 8 बराबर 8। तो यहां भी देखिए कितना आ रहा है 8 बराबर 8, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का, अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन है, कर रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम। सही क्रम का मतलब आपको क्या करना है, ए से जेड की तरफ सही क्रम में क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो अगर देखिए ईपीआई 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 सब में सेम है, तो 3 अक्षर तक तो हमें देखना है। अगला देखिए ये टी है, ये आई है, ये भी आई है, ये भी जी है, ये भी टी है, ये एल है। तो अगर इन सब में अगर हम अगले अक्षर की तुलना करें तो ये टी है और ये भी टी है, तो ये दोनों बाद में आएंगे। ठीक है, और ये देखिए यस है और ये जी है, तो कहने का मतलब सबसे पहले कौन आएगा, ये देखिए जी है और ये क्या है यल है, तो सबसे पहले कौन आएगा जी आएगा, फिर कौन आएगा आपका यल आएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले कौन आएगा तीसरा, फिर कौन आएगा आपका पांचवा। तो देखिए तीसरा और पांचवा आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आगे पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर और भी ऑप्शन होते तीसरे पांचवे तो हम चेक करते, नहीं है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा पांचवा। ठीक है, दूसरा पहला और चौथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने के लिए मतलब जो है काफी अच्छा क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसको तब आपको जाकर के क्या होगा समझ में आएगा। का ये रहा है कि ए बी व सी 3 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी के बीच 5, बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति व ए के पहले 21 व्यक्ति, तो ऐसी पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आपको यहां बताना है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब 3 व्यक्तियों की लाइन है जिसमें जो ए बी व सी है, 3 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ए व बी के बीच 5 एवं बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति व ए के पहले 21 व्यक्ति हैं, तो ऐसे पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है। अगर हम ए बी सी से बनाएं तो ए बी सी कई प्रकार से क्या किए जा सकते हैं, एक दूसरे से रखे जा सकते हैं, लेकिन यहां जो सबसे मुख्य हमें क्रम लेना है 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो ये कि हम ये ले सकते हैं जो है सी ए बी, और दूसरा हम ये ले सकते हैं सी बी ए। ठीक है, यानी हो सकता है कि ए पहले भी हो बी बाद में हो सकता है कि बी पहले हो ए बाद में हो। ठीक है, इन 2 सीरीज को आपको ध्यान से समझना है। अब ये 3 व्यक्ति हैं, अब इन्हीं से आपको समझना है। कह रहा है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं 5, तो यहां लिख लीजिए ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं 5, बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं 8। ठीक है, बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं 8।
अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं, लेकिन अब चूंकि 5, ये देखिए 5 व्यक्ति ये हो गए, 5 और 1 6, तो इसका मतलब यहां पर बचेंगे सिर्फ कितने व्यक्ति? तो बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हो गए? 8। कैसे? 5 ये, 1 ये, 2 ये, तो 2 3 और 5 3 कितने हो गए? 8। यानी बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हो गए? 8 व्यक्ति। ए और बी के बीच कितने थे? 5। आगे क्या कर रहा है? यदि सी के आगे 3 व्यक्ति, तो सी के आगे कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति। वह ए के पहले कितने व्यक्ति हैं? 21। ए के पहले 21। अब ध्यान से समझिए, ए के पहले 5 ये और बी को लेकर के कितने हो गए? 6। और 21 में से 6 माइनस कर दें तो कहने का मतलब बचे कितने होंगे? 15। तो अब कह रहा है अगर इस पंक्ति में हम जोड़े तो टोटल कितने नंबर आएंगे? जोड़ लीजिए। 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 5 कितना हो गया? 12, 12 1 13, 13 और 15 कितना हो गया? 28। जब हमने ये क्रम लिया तो टोटल व्यक्ति कितने आ रहे हैं? 28 उस पंक्ति में। अब इस क्रम को देख लेते हैं। अब इस क्रम में देखिए क्या कर रहा है? ए और बी के बीच 5 व्यक्ति, तो ए और बी के बीच कितने हो गए? 5 व्यक्ति। बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति कर लीजिए। सी के आगे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। और ए के पहले कितने व्यक्ति हैं? 21 व्यक्ति। चलिए इनको काउंट करिए। 21 22 5 27, 1 28, 28 8 कितना हो गया? 36, 1 37 3 40। यानी इस आधार पर कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 40। तो आपको बताना है तो ऐसी पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो न्यूनतम देखिए कितना आ रहा है आपका? 28 और अधिकतम कितना आ रहा है? 40। तो न्यूनतम बताना है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से एक बार करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, फिर से आप इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान समझिए। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको आप फिर से समझिए। CAB वाला फिर से आप एक बार सीरीज समझिए। CAB मैं आपको यहां बताता हूं, CAB, इसको ध्यान से समझिएगा सीरीज को। ठीक है, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति, तो ए और बी के बीच 5 व्यक्ति। बी और सी के बीच 8, तो देखिए ये बी है और ये सी है, इनके बीच 8 व्यक्ति हैं। ऑलरेडी देखिए इसमें 1 5 और 1 6 व्यक्ति ऑलरेडी हैं। इसका मतलब सिर्फ और कितने व्यक्ति बच रहे हैं? 2 व्यक्ति। तो अब हम देखें तो बी और सी के बीच कितने हो गए? 8। कैसे? 5 ये 2 7 और ए को लेकर कितने हो गए? 8। अब करा सी के पहले 3 और ए के पहले 21, तो ए के पहले 21 में ऑलरेडी 6 व्यक्ति इस लाइन में खड़े हुए हैं। इसका मतलब कितने बचेंगे 21 में से? अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो 15। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 28, जो कि न्यूनतम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये क्लॉक का क्वेश्चन है, यानी घड़ी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है? एक घड़ी में 4 और 5 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या करेगी? पार करेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको बता देते हैं। उस फार्मूले से आप हमेशा क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी भी 2 घंटे के बीच, जैसे 4 और 5 के बीच अगर आपसे पूछे कि मिनट और घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, तो उसके लिए आप फार्मूला लिख लीजिए। थीटा बराबर, फार्मूला आप लिख लीजिए, थीटा बराबर 60h माइनस 11m बटे 2। एच क्या है? आवर, और यम क्या है आपका? मिनट। यम क्या है आपका? मिनट है। तो एच आपका आवर है और यम क्या है आपका? मिनट है। अब आपसे कह रहा है कि किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करेगी। तो जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करेगी तो उस समय दोनों के बीच का जो थीटा होगा वह कितना होगा आपका? 0 अंश होगा। ठीक है, थीटा कितना होगा आपका? 0 अंश। तो फार्मूला इसी को पुट करते हैं, तो थीटा बराबर कितना है? 60h माइनस 11m बटे 2। ठीक है, अब देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब थीटा बराबर क्या रखिए? 0, 60 एच, एच मतलब आवर, कहां से? 4 और 5 के बीच,
तो जो पहले वही लेते हैं। तो 4 माइनस 11 इंटू यम बटा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 11 यम को इधर कर लीजिए, 11 यम बराबर 60 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 240। तो यम बराबर 240 बटे कितना 11 मिनट। अब इसे सही बटा में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसे क्या करें, इसमें डिवाइड करें तो 240 में अगर 11 से, तो ये जाकर आएगा 21 सही 9 बटे 11 मिनट बाद, यानी 21 सही 9 बटे 11 मिनट बाद जो मिनट की सुई है वह घंटे की सुई को क्या करेगी, पार करेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस फार्मूले से आपसे कभी अगर पूछा जाए कि मिनट और सुई जो आपका घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। जैसे आपसे 4 और 5 के बीच का अगर रहेगा 4:15 पर आपसे पूछे कि घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना बनेगा, तो आप यहां पर 4 क्या रख दीजिएगा आवर और 15 क्या रख दीजिएगा मिनट, तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स हैं और अपने फेसबुक, जो आपके फेसबुक ग्रुप हैं या जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी जो है एज प्रॉब्लम यानी आयु से संबंधित क्या है आपका ये एक प्रश्न है। इसको चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है, एक औरत अपने पति से 5 साल कम उम्र की है। 5 साल पहले वह अपनी लड़की के उम्र की 3 गुनी उम्र की थी। अब इस समय उसके पति की उम्र उसकी लड़की और औरत की 5 साल पहले की उम्र को मिलाकर इस समय औरत की उम्र क्या है। ठीक है, यह आपको बताना है, यानी प्रेजेंट में औरत की उम्र क्या है, यह आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। चलिए, तो पहले देखिए क्या कर रहा है, एक औरत अपने पति से 5 साल कम उम्र की है। यानी अगर हम मान ले पति की उम्र जो है, ठीक है, अगर हम पति की उम्र मान ले कितना x, तो औरत की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 साल कम है, तो इसका मतलब x माइनस कितना कर देंगे हम लोग 5। अब उसके साथ देखिए उसकी लड़की भी जुड़ी हुई है, तो लड़की का भी उम्र हम ले लेते हैं। लड़की की उम्र मान लीजिए क्या है, y है। ठीक है, तो पति का उम्र क्या हो गया x, औरत की उम्र चूंकि 5 साल कम है तो x माइनस 5 कर लिया हमने, और लड़की की उम्र क्या हो गई y। अब चलिए कंडीशन देखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 5 साल पहले वह अपनी लड़की की, एक औरत अपने पति से 5 साल कम उम्र की है, 5 साल पहले वह अपनी लड़की के उम्र की 3 गुनी उम्र की थी। कौन, औरत। तो औरत की उम्र कितनी है, x माइनस 5। 5 साल पहले तो 5 और माइनस कर दीजिए। ठीक है, और 5 साल पहले वह अपनी लड़की, तो लड़की की उम्र को हम लोगों ने कितना माना है, y। तो 5 साल पहले लड़की की उम्र कितनी होगी, y माइनस 5, चूंकि वर्तमान y है। उम्र की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी, तो इसमें 3 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x माइनस 10 बराबर मल्टीप्लाई करिए 3y माइनस 5×3 इसको इधर कर लीजिए, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 10, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितना, माइनस 5। एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। दूसरा, अब क्या कर रहा है, अगले कंडीशन में क्या कर रहा है, अब इस समय उसके पति की उम्र कितना है, x। इस समय उसके पति की उम्र उसकी लड़की और औरत की, उसकी लड़की कितनी है, y, और औरत की 5 साल पहले। ठीक है, देखिए यहां पर भी क्या आ गया आपका, 5 साल पहले। ठीक, तो ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां पर 5 साल पहले आ गया। देखिए क्या कह रहा है, अब इस समय उसके पति की उम्र कितनी है, x। उसकी लड़की
और औरत की 5 साल पहले की, तो उसकी लड़की की 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y-5, और औरत की कितनी हो जाएगी, x-5 -5। ठीक है, उसकी लड़की और औरत की 5 साल पहले की उम्र को मिलाकर, ठीक है, तो 5 साल पहले की उम्र को मिलाकर है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो x बराबर y माइनस, देखिए 5 5 10, 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस x। तो अगर हम देखें तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी y बराबर कितना मिल जाएगा 15, यानी उसकी लड़की का उम्र हमें मिल गया कितना 15 वर्ष। अब अगर हमें लड़की का उम्र मिल गया है, अब हमें निकालना कितना, किसका है, औरत का। ठीक है, तो पहले इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें पति का मिल जाएगा। तो x - 3 इंटू y की जगह कितना रखेंगे 15 - 5, तो x बराबर 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और इधर आएगा प्लस हो जाएगा और -5, तो x बराबर कितना मिल गया 40, यानी पति का उम्र कितना आ गया 40। और आपको पता है जो औरत है वह पति से 5 साल कम है, तो इसलिए अगर हम बात करें औरत की उम्र की, तो औरत की उम्र कितनी हो जाएगी 40 - 5, तो कितना मिलेगा आपको जाकर के 35 वर्ष। ठीक है, यानी औरत की उम्र कितनी आ जाएगी 35 वर्ष, जो कि आप अगर देखें तो यहां से आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने यहां पर देखा BHU BSc 2017 का जो आपका री एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी मेंटल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहां पर क्या किया, सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए 2016 का क्वेश्चन पेपर। उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में क्या करिए, शेयर करिए, जिससे हम और आप मोटिवेट हों और आपके लिए जो है नेक्स्ट लेक्चर ले आएं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद।